Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Swarnim Chaudhary. I have secured All India rank 258 in this year UPSC CSE 2024. आज मैं आपके साथ अपनी एथिक्स की स्ट्रेटेजी किस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा. मेरे जो एथिक्स में मार्क्स हैं वो इस साल 118 है, तो मुझे लगता है कि डिसेंट स्कोर है. तो मैंने कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया एथिक्स में और क्या चीज़ें एथिक्स में आप कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा. तो सबसे पहला जो मैं करता था, मैं एथिक्स में 6 चीज़ों का ध्यान रखता था. मैं अभी यहाँ क्वेश्चन पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं केस स्टडी की बात ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी. तो मैं क्वेश्चन में 6 चीज़ों का ध्यान रखता था. सबसे पहले मैं जो ध्यान रखता था कि मैं कोई फिलोसफिकल थ्योरी ला पाऊँ उसमें. तो आपने देखा होगा बहुत सारी फिलोसफिकल थ्योरीज हैं, जैसे डिओंटोलॉजी है, यूटिलिटेरिज्म है, अल्ट्रुइज्म है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, तो नोअर डूअर स्प्लिट है. तो आप इन सब थ्योरीज का यूज़ कर पाएँ. तो मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूमोनिक्स बना के रखे थे. मैं तुरंत जाते साथ ही पेपर में न्यूमोनिक्स एक जगह लिख लेता था. तो उससे क्या होता था कि मेरे को याद आ जाए कि कोई जितनी सारी मेरे को थ्योरी में पढ़ के आया हूँ मैं उनको रिवाइज कर पाऊँ. तो जैसे मैंने सबसे पहला जो अपना न्यूमोनिक बनाया था वो था स्टडी AR. स्टडी AR में मैंने क्या करा था कि सबसे पहले S से सोशल कॉन्ट्रैक्ट, T से टेलियोलॉजी. अब टेलियोलॉजी में आप पूरा एक्सपांड करिए, कांत को लेके आइए, आप गांधी जी को लेके आइए. फिर मैंने स्टडी STU, U से मैंने यूटिलिटेरियनिज्म, D से डिओंटोलॉजी, और फिर आखिरी में मैंने AR मीन्स अल्ट्रुइज्म एंड R मीन्स रॉल्स जस्टिस. तो ये मेरा एक न्यूमोनिक हो गया जिससे मेरे को बहुत सारी थ्योरी में लिख पाऊंगा. ठीक है. सेकेंड जो मैंने न्यूमोनिक यूज़ किया था गांधी जी के लिए मैं था, वो मैंने बनाया था 7 स्टेट. 7 स्टेट स्टैंड फॉर 7 सिंस जो गांधी जी ने बताए थे. सेकेंड उनका जो प्रिंसिपल सर्वोदय का था. फिर T स्टैंड्स फॉर ट्रस्टीशिप, देन A स्टैंड्स फॉर अंत्योदय, एंड लास्ट T स्टैंड्स फॉर तलिस्मान. तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट करेगा कि मुझे क्या इसमें करना है, क्या क्या थ्योरीज में ऐड कर सकता हूँ. और फिर जो मैंने आखिरी इसके लिए करा था वो था हर M केक्स. H स्टैंड्स फॉर हेंस डायलेमा, E स्टैंड्स फॉर यूफोरिया, मुझे R का भी याद नहीं आ रहा है, M स्टैंड्स फॉर मैस्लोज लॉज ऑफ हायरार्की. तो आप उनकी हायरार्की के जितने प्रिंसिपल्स दिए हों आप उनके भी कोई ना कोई प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में लिखने के लिए. देन C स्टैंड्स फॉर करेज ऑफ कन्विक्शन. ऐसे आप मल्टीपल जितने भी हैं, ऐसे आप बहुत सारी थ्योरी को पकड़ के 3-4 न्यूमोनिक्स बना लीजिए, और आप वहाँ पे इससे क्या होगा, आपकी रेप्लिकेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी. तो सबसे पहले मैंने थ्योरी के लिए ऐसे मल्टीपल न्यूमोनिक्स बनाए थे, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का है ARMS, ARMES. तो आप ऐसे न्यूमोनिक्स बना लेंगे तो आप बहुत ईजिली वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएंगे. सेकेंड पॉइंट जो मैं फोकस करता था वो है वैल्यूज़. वैल्यूज़ भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि हम न्यू और यूनिक वैल्यूज़ लिख पाएँ, तो उसके लिए भी आप न्यूमोनिक्स बना लीजिए. जैसे वो 7 नोलन कमेटी के 7 प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए मैंने बनाया था हिज लोटा. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो हिज लोटा. फिर मैंने जो राइस टाइप गुड गवर्नेंस के लिए सबको ही पता रहता है, बहुत फेमस भी है. लास्ट मैंने बनाया था DJ टेक. तो डेडिकेशन टू ड्यूटी, जस्टिस, टेम्परेंस एंड एथिकलिटी, इंड्योरेंस, करेज टू कन्विक्शन, कंपैशन, ह्यूमिलिटी. तो DJ टेक. तो ऐसे आप मल्टीपल वैल्यूज़ को लेकर ऐसे 3-4 न्यूमोनिक बना लीजिए. तो सिर्फ आप अगर 7-8 न्यूमोनिक्स याद रख पाए तो आपकी वैल्यूज़ और थ्योरीज आप पूरी वहाँ पे लगा पाएंगे. तो इससे आपका क्या होगा, आपका जो मेंटल एफर्ट है वो बहुत बच जाएगा. क्योंकि एथिक्स का जो पेपर होता है वो एक तो पेपर 4 होता है जब आप ऑलरेडी 4 पेपर दे चुके हैं, एथिक्स का, ऐसे का और 3 पेपर और. तो आप बहुत मेंटली और इमोशनली बहुत ड्रेन होने लगते हैं उस पेपर तक. तो आपको ये न्यूमोनिक्स वहाँ पे याद करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे. थर्ड चीज़ जो मैं यूज़ करता था वो करता था एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स.
अब एक्सटेंसिव यूज़ मतलब मेरा क्या, आप जब एग्जाम्पल्स यूज़ करें तो सिर्फ आप पॉजिटिव एग्जाम्पल्स ना लिखें, नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी लिखें। और फिर मैं एग्जाम्पल्स को 7 से 8 डायमेंशंस की कवर करता था। सबसे पहले तो आपको सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स करने ही है, वो हर कोई करता है, लेकिन आप अपने एग्जाम्पल्स को सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्वेंट्स में ही लिमिटेड ना करें। आप अपने एग्जाम्पल्स को बढ़ा के सोशल लीडर्स पे लेके जाएं। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, तो उनने इतने बड़े बड़े काम किए, आप उनके एग्जाम्पल्स लिखिए। अच्युत समंता जी हैं, आप उनके एग्जाम्पल्स लिखिए। तो ऐसे सोशल लीडर्स मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं। थर्ड में कम्युनिटी के एग्जाम्पल्स लिखता था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ये करके अपने सोशल एलिमेंट चेंज किया। तो आप ऐसे कम्युनिटी के जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप मोर कनेक्टेड फील कर पाएंगे उस सिनेरियो के साथ। फोर्थ में हिस्ट्री और माइथोलॉजी को बहुत एक्सटेंसिव तरीके से यूज़ करता था। आपको जो हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स याद आए ज़रूर एथिक्स में यूज़ करिए, और हिस्ट्री से ज़्यादा माइथोलॉजी पर फोकस करना कहूँगा। हमारे रामायण महाभारत इतने बड़े बड़े जो पुराण हैं उसमें बहुत अच्छी एथिकल सीख दी गई है। इसका आपको एथिकल डायलेमा, एथिकल इश्यूज सबके एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आप उन चीज़ को यूज़ करें। उससे आपका क्या होगा, आप लिंकेजेस बहुत प्रॉपर क्रिएट कर पाएंगे एक एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल के बीच में। फर्दर मैं कॉर्पोरेट लीडर्स के भी एक्सटेंसिवली एग्जाम्पल यूज़ करता था। कॉर्पोरेट लीडर्स हो गई, कंपनीज हो गई जिनने कोई अच्छे वर्क किए हैं, आप इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल रखिए। लास्ट जो मुझे लगता है मेरे आंसर्स में यूनिक होता था, मैं स्पोर्ट्स, मूवीज़, कल्चर, इन सब के भी बहुत एग्जाम्पल्स देता था। 3 इडियट की कोई बात आ गई, आप लिख दीजिए। आप मत सोचिए कि एग्जामिनर क्या सोचेगा। अगर आपका पॉइंट रिलेवेंट है, आपकी बात सही है, तो आपको ज़रूर वो रिवॉर्ड करेगा। मैं स्पोर्ट्स के बहुत एक्सटेंसिव एग्जाम्पल यूज़ करता था। करोली टेकेस्क हैं, उनने ओलंपिक्स बिना हाथ के उनने ओलंपिक्स जीता था अपने राइट हैंड के बिना। तो ये एक एग्जाम्पल बहुत इंस्पायरिंग होता है। तो आप ऐसे मल्टीपल स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल यूज़ करिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स के भी आप एग्जाम्पल बहुत यूज़ करिए, या फिर उनकी बातें यूज़ करिए। कहीं भी आपको लगता है कि इस आंसर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आप यूज़ कर पा रहे हैं तो आप करिए, मत सोचिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर पा रहे हैं, ज़रूर करिए। फंडामेंटल राइट्स कर पा रहे हैं, करिए। गवर्नमेंट की स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, आप ज़रूर करिए। इससे आपका एग्ज़ाम, आपके जब इतने सारे आप डायमेंशन कवर करेंगे तो ये एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप कितना मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हैं, और आप जब पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो आप उसमें आप कितना मल्टी डायमेंशनल आपका कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अब ये मैंने आपको बात कही थ्योरी, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बात करी वैल्यूज, थर्ड मैंने दी एग्जाम्पल। फोर्थ चीज़ जो मैं इंश्योर करता कि मेरे आंसर्स में हो वो डायग्राम या फ्लो चार्ट। बहुत ज़्यादा डायग्राम या फ्लो चार्ट नहीं बनाना है, बट इंश्योर करिए कि एक आंसर में यदि एक भी आ पाए, बहुत सिंपलिस्टिक भी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी आंसर वैल्यू एडिशन करेगा। बिकॉज मल्टीपल जो टॉपर्स हैं वो करते आ रहे हैं, तो हम इस चीज़ के ऊपर रिस्क क्यों लें। तो मैंने ऐसे 5-7 फ्रेमवर्क बना के रखे थे। एक जो जर्नल ये वाला होता है, आप टॉप पिरामिड, फिर डाउनवर्ड पिरामिड, तो पिरामिड का आप बना सकते हैं। फिर आप वैसा बना सकते हैं कि एक चीज़ को आप सर्कल करके मल्टीपल उसके डायमेंशंस क्रिएट कर दें। तो ऐसे आप फ्लो चार्ट्स क्रिएट करिए। लास्ट चीज़ जो मैं रखता हूँ, मैं कभी कभी दोहे भी लिखता था। ये सब्जेक्टिव है, आपको लिखना है तो लिखिए, आपको नहीं लिखना तो नहीं लिखिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बेनिफिशियल लगता था और इससे मैं खुद कनेक्ट कर पाता था एग्जामिनर के साथ। तो अगर आपको हिंदी के कोई भी आपके वर्नाकुलर लैंग्वेज के आपको दोहे मिल रहे हैं तो आप ज़रूर लिखिए। अब सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको ये बताई, बेसिक स्ट्रेटेजी। अब सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगता है एथिक्स की, जो मैं स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत स्टूडेंट मिस करते हैं, वो है कि हाउ टू ब्रिंग ह्यूमन एंगल इन एथिक्स। बिकॉज एथिक्स को हम दूसरे जीएस पेपर की तरह देखने लगते हैं। आप एथिक्स को पहली बात पढ़ाई की तरह देखिए ही मत, आप एथिक्स को ह्यूमन रिलेशन की तरह देखिए, तो आप उसमें ह्यूमन एंगल डाल पाएंगे। अगर आप उसमें ह्यूमन एंगल डाल पाएंगे तो ही मुझे लगता है आपके ज़्यादा मार्क्स आ पाएंगे। तो आप कैसे कैसे एथिक्स में ह्यूमन एंगल डालना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं करता था कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें खुद आप उसके फुट्स में खड़े होकर देखिए, स्पेशली केस स्टडीज़ में। अगर आपको कहा है कि आप मैनेजर हैं तो आप बिल्कुल सोच दीजिए कि आप एग्ज़ाम, बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये रियल एग्जाम में नहीं करना है, आपको मल्टीपल टाइम पहले से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, तब आप रियल एग्जाम में इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस स्टेज में, आप उस स्टेज पे खड़े हो जाइए और आधे घंटे उस केस स्टडी के बारे में सोचिए, क्योंकि केस स्टडी कॉम्प्लेक्स होती है। केस स्टडी आपको यूपीएससी इतनी कॉम्प्लेक्स नेचर की देता है कि आप 15 मिनट में सॉल्व उसे कर ही नहीं पाएंगे। तो आप उसका ये करिए कि आप पहले से इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आसान लगने लगें। तो आप उस खुद जो भी पर्टिकुलर पोजीशन दी उनके फुटस्टेप्स पे खड़े होकर देखिए और देखिए कि आप क्या कर पाएंगे उसमें। अगर आप वहाँ होते तो आप रियल लाइफ में क्या करते। सेकेंड में कहता हूँ कि ह्यूमन एलिमेंट के लिए कि एग्जिस्टेंस फ्रेमवर्क में काम करिए।
आप बहुत ज़्यादा ये मत करिए कि मैं नई कोई बॉडी बना दूंगा, नई स्कीम ले आऊँगा, मैं ये कर दूंगा। आप गवर्नमेंट के पार्ट हैं, आप गवर्नमेंट नहीं हैं, आपके पास इतनी पावर्स भी नहीं है। तो आपके पास उसी फ्रेमवर्क में आपका है, उसी फ्रेमवर्क में काम करिए, उस लिमिटेड रिसोर्स में, उस लिमिटेड फ्रेमवर्क में। थर्ड पॉइंट मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर पाए उतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करिए। जैसे कोई भी अगर एग्जांपल्स दिया हो तो उसमें सोसाइटी का स्टेक होल्डर भी ज़रूर लाइए, इन्वायरमेंट का स्टेक होल्डर भी ज़रूर लाइए। जितना ज़्यादा ह्यूमन एंगल आप उसमें ला पाएंगे उतना बेटर रहेगा। जब मैं एग्जांपल्स की किसी का एग्जांपल है तो मैं कम्युनिटी लीडर्स को लाइए, आप रिलीजियस लीडर्स को लाइए, क्योंकि ह्यूमन ही ह्यूमन रिलेशंस इंप्रूव कर सकता है। फिर फर्दर मुझे लगता है कि बिहेवियर पर बहुत फोकस करिए। आप एथिक्स को बिहेवियर प्रॉब्लम की तरह ही देखें और सॉल्यूशन हमेशा बिहेवियरली दें, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ने इस देश में बिहेवियर को वो करा, टारगेट किया। तो उनने जो गाने बनाए कि स्वच्छ भारत का इरादा कर दिया हमने, आएगा आएगा नंबर 1 आएगा, तो इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं ये बिहेवियल चेंज के लिए थी, ये परसुएशन करती हैं। तो आप इस टाइप के बिहेवियल चीज़ों को लीजिए, उससे आपका क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ह्यूमन रिलेशन पे। फोर्थ में जो यूज़ करता था, हमेशा डेलीगेट करिए वर्क को। एथिक्स में भी अगर कोई केस स्टडी दी है कि आप सिचुएशन में क्या करेंगे, तो खुद मत करिए कि मैं खुद ये कर दूंगा। डेलीगेट करिए काम को। टीम 1 बनाइए, टीम 2 बनाइए, टीम 3 बनाइए, उसमें मल्टीपल उनको वर्क दीजिए, उनमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करिए। और फिर आप जब डेलीगेट करके काम करेंगे तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आएगी, क्योंकि बिकॉज आप रियल फील्ड में जाएंगे आपको यही समझ में आएगा आप अकेले सब नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ पे आपका काम डेलीगेट करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट्स को, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को। तो आप हमेशा आंसर्स में भी आप डेलीगेशंस को ज़रूर यूज़ करें। फोर्थ मुझे जो चीज़ लगती है वो है कोर्स ऑफ एक्शन। जब आप कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं किसी चीज़ का, तो आप इमीडिएट के साथ साथ लॉन्ग टर्म भी दें कि इमीडिएट में तो मैं ये करूँगा लेकिन लॉन्ग टर्म में इस चीज़ से बेटर होगा। और जब आप लॉन्ग टर्म में जाएँ तो आप उसके कॉज पे ज़्यादा फोकस करें, जो उसका रूट कॉज है। तो उससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिलेशंस को और एथिक्स को डील कर पाएंगे। फर्दर मैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता था ह्यूमन रिलेशन लाने के लिए, ह्यूमन एंगल लाने के लिए, वो ऐसे टर्म्स का यूज़ करता था जिसमें ह्यूमन ही इंपॉर्टेंट हो। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिसीजन मेकिंग के लिए किस हद तक यूज़ करना चाहिए। तो इसमें आप लाइए कि ह्यूमन को हम एक मीन्स की तरह यूज़ तो नहीं कर रहे हैं कहीं, इससे कहीं ह्यूमन ओवर मशीन तो नहीं मशीन ओवर ह्यूमन तो नहीं आ रहा है। तो आप ये देखिए कि ह्यूमन ही सबसे इंपॉर्टेंट है एथिक्स में, तो उस ह्यूमन को लाइए। तो मनी एज अ एंड, ह्यूमन एज अ मीन्स। फिर करप्शन को अगर आप डील कर रहे हैं तो ये इसको ये मत दिखाइए कि देश में पॉवर्टी है इसलिए करप्शन है, इंस्टीट्यूशन में करप्शन है इसलिए करप्शन है। आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे लेके जाइए कि ग्रीड जो है हमारा जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपना टेम्परेंस, उस चीज़ को आप देखिए। तो ह्यूमन एंगल मुझे लगता है एथिक्स में इस तरीके से आता है। फर्दर आप हमेशा जब भी स्टेट की बात करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो आदमी बैठा है उसके लिए कंपैशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कंपैशन ही है जो उसमें ह्यूमन एंगल लाएगा। कंपैशन ही है जो उसको कहेगा कि नेवर से डाई एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, जो एक स्टेप अहेड जाने की बात करता है। तो वो तभी आ पाएगा जब आप ह्यूमन के एंगल से सोचेंगे, ना कि आप अपने उस ऑर्गेनाइजेशनल रोल के हिसाब से सोचेंगे। तो आप ये देखिए कि आपको एक ह्यूमन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक आदमी आपके पास आया है बहुत उम्मीदें लेके, और शायद आपका एक सिग्नेचर उसका लाइफ चेंज कर सकता है। तो आप उसको उस पर्सपेक्टिव में रख के देखिए कि इसमें कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यूज लग रही हैं। और अगर नेगेटिव भी हो रहा है कि कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसमें आप ये दिखाइए कि कैसे कंपैशन के अगेंस्ट है, कैसे एपैथी ऑफ स्टेट दिखाता है, कैसे एग्जाम्पलरी बिहेवियर नहीं है। तो आप टेक्नोलॉजी या फिर जीएस की सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ को ना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉइंट्स को ना लिखते हुए ह्यूमन एंगल से ज़्यादा पॉइंट रखें। तो मुझे लगता है कि एथिक्स में जब हम ह्यूमन एंगल लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है और आपके आंसर को जिसे कहते हैं कि एथिकल बनाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एथिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता जा रहा है, तो आप इसके प्रैक्टिस करिए। आप जितना ज़्यादा इसे ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे सोचेंगे कि आप वहाँ जाके अटेम्प्ट करें और डायरेक्ट हो जाए, इतना आसान नहीं रह गया अब एथिक्स। आप बहुत ज़्यादा इसको सोचिए, जितना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म आप केस स्टडीज़ को कर पाएँ उतना ज़्यादा करिए। आपको श्योरली मुझे लगता है आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म को एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूँगा कि उनने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी
स्टूडेंट्स के साथ और लर्नर्स के साथ शेयर कर पाऊँ। फर्दर अगर किसी को मुझसे कनेक्ट करना हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं DKT को दे दूंगा। फर्दर मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है स्वर्णिम101, तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट इंश्योर करें कि जो आपके डाउट्स हों वो स्पेसिफिक हों और रिलेवेंट हों, क्योंकि मैं हर एक चीज़ का आंसर नहीं कर पाऊँगा। थैंक यू।